इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा में। हालांकि अगर मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये जानकारी जो है वो केएमपी को लेकर के है, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे को लेकर के है। इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केएमपी से मैनेजर प्रवीण कुमार बेनीवाल जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे को लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएँ की गई हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नए साल की सब बधाई, और आपका जन्मदिन भी है, उसको भी लेकर के काफ़ी बधाई है आपको। आपको भी बहुत बधाई हो, आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जिस तरीके से आपने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का नाम लिया, तो सभी लोगों के मन में एक बात आती है कि जब बनते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो इस रोड में किस किस सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं इसमें? सुरक्षा की दृष्टि से इसके ऊपर आरपीवी वगैरह, रैपिड पेट्रोलिंग व्हीकल वगैरह, क्रेन वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह लगाई गई हैं। ये एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है, 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। इसको मेनली बनाया गया था कि दिल्ली की जो कंजेंशन है वो कम की जाए, दिल्ली का पोल्यूशन कम हो। एनजीटी के जो हैं गाइडलाइन पे इस एक्सप्रेसवे को डेवलप किया गया कि ताकि जो भी कोई व्हीकल पलवल साइड से, यूपी साइड से या राजस्थान साइड से हरियाणा, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश जाना चाहता है, उसको दिल्ली क्रॉस ना करना पड़े। जैसे क्या, एक तो फ्यूल कंजप्शन है वो कम होएगी, दूसरा जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो कम होएगा। इसके लिए इसको डेवलप किया गया था मेनली। सर, आपने पॉल्यूशन का नाम लिया, तो बराबर इस चीज़ को लेकर के एक इल्ज़ाम लगाए जाते हैं हरियाणा में कि जिस तरीके से वहाँ पे पराली जलते हैं, हेवी व्हीकल्स जो चलते हैं, तो उसकी वजह से भी दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसको लेकर एक कलेश काफ़ी ज़्यादा है दोनों सरकारों के बीच में। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपने जैसा बताया कि 135 किलोमीटर, ये काफ़ी लंबा किलोमीटर है रोड का, तो कहीं ना कहीं इसको भी लेकर के परेशानियाँ तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हुई होगी। परेशानियां हुई हैं। इसके लिए क्या हुआ है, लगभग 4 लाख के करीब के एमपी के ऊपर पौधे लगवाए गए हैं ताकि दिल्ली का पोल्यूशन कम हो। आगे भी हमें एक जैपनीज़ टेक्निक है मियावाकी, उसके थ्रू 2 से 3 लाख पेड़ और लगाने का काम करेंगे, जिससे क्या है कि जो हरियाणा पंजाब साइड से जो पोल्यूशन जा रहा है वो दिल्ली के अंदर एंटर ना किया। सर, जिस तरीके से रोड जब बनते हैं तो उसमें जंपिंग का काफ़ी ज़्यादा स्थिति हो जाती है। रोड जब गाड़ियाँ जब चलती है तो उसकी काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं, तो इसको आप किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं इसमें? ये जो रोड है वो एक एलिवेटेड रोड है। ये जो ग्राउंड लेवल था उससे लगभग 18 मीटर ऊपर उठा के बनाया गया था, जिसमें क्या होता है, थोड़ी कंसोलिडेशन होती है, थोड़ा रोड बैठता है। अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो उसके लिए क्या है कि एक 5 साल बाद हर एक सड़क के ऊपर रिन्यूअल कोड किया जाता है। रिन्यूअल कोड के बाद क्या होता है कि उस रोड के ऊपर जो जंप वगैरह होते हैं, हम उसको हमारी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलें तो बम्प्स बोल देते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अब रिन्यूअल कोड का काम चल रहा है। जो 190 करोड़ का काम हमने अलॉट किए हैं हाल ही में, जो खरकोदा तक हो चुका है अभी। सर, इस रोड को बनाने में कितने लागत लग गए हैं, और जो किस तरीके से स्टार्ट किया गया था, शुरुआती कितने समय लग गए इस रोड को बनाने में, कुछ इसकी जानकारी? स्टार्टिंग में इसका जो स्टोन ले हुआ था वो 2006 में हुआ था। 2006 के बाद जो हमारा पहले कंसेशनियर था, ये रोड स्टार्टिंग में बीओटी टोलिंग प्रोजेक्ट था कि वो टोल लेगा और टोल लेके इस रोड को डेवलप करेगा, लेकिन उसको टर्मिनेट किया गया क्योंकि उसने 2006 से लेकर 2015 तक कोई काम नहीं किया। उसके बाद 2016 में इसका रीटेंडर हुआ। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक कुंडली मानेसर, एक मानेसर पलवल सेक्शन। कुंडली मानेसर जो सेक्शन था उसको हमने बीओटी एन्यूटी प्रोजेक्ट किया, और जो मानेसर से पलवल सेक्शन था उसको ईपीसी मेथड पे किया। ईपीसी मेथड पे करके उसको 450 करोड़ की लागत से एचएसआईडीसी ने खुद बनवाया, और जो कुंडली मानेसर सेक्शन की लागत थी वो 1863 करोड़ रुपए लागत थी। उसमें टोलिंग जो है वो एचएसआईडीसी वसूल करती है इस टाइम, और जो कंसेशनियर है मैसर्स एसएल ग्रुप, उसको हम फिक्स 157 करोड़ रुपए जो है सेमी एनुअल 6 महीने बाद एन्यूटी देते हैं। सर, अगर मैं टोल की बात करूं तो इसमें टोल की किस तरीके की प्रक्रियाएं हैं? जो हेवी व्हीकल्स जो जाते हैं, जो नॉर्मल जो कम लोडेड वाली व्हीकल्स जो हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान दिए गए हैं इसमें? पहले ये इसमें टोलिंग सिस्टम था कि हमने एक एजेंसी को ये टोल का टेंडर दे रखा था। वो हरियाणा सरकार को फिक्स 1,35,00,000 रुपये पर डे के देती थी। इसमें टोल जो सिस्टम है वो पर किलोमीटर है। आप जितना ट्रेवल करोगे
उसी के हिसाब से आपको चार्ज देना है, वो अलग अलग है। जैसे अगर छोटा व्हीकल है तो उसका 1 रुपये 40 पैसे के करीब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था वो पर किलोमीटर था। वैसे ही बड़े व्हीकल का भी कि कितने एक्सल व्हीकल है उसके हिसाब से, किसी का 4 रुपये पर किलोमीटर है तो किसी का 9 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इसका चार्ज है। सर क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय, तो जिस तरीके से आपने कड़ी मेहनत करने के बाद जो एक्सप्रेसवे जो बने हैं दिल्ली को कनेक्ट भी करते हैं, और जहाँ तक आपने बोला कि पोल्यूशन भी इससे काफ़ी ज़्यादा कम भी होगा, तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कार्य किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दिल्ली में इसका किस तरीके का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार इसको भी लेकर के मुद्दे एक बने हुए हैं कि क्योंकि वहाँ पर ग्रैब 4 भी लगाए गए, ग्रैब 3 भी लगाए गए, कहीं ना कहीं बड़े व्हीकल्स भी आए, लगातार इसको लेकर के पुलिस भी जो है एक्शन ले रही है, लेकिन परेशानियां जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है इसको लेके। इसमें ऐसा है कि पहले क्या था, जो भी व्हीकल जो है राजस्थान से आ रहा है, जयपुर साइड से आ रहा है या यूपी आगरा साइड से आ रहा है, वो व्हीकल पहले दिल्ली के अंदर एंटर किए बगैर हरियाणा में एंटर नहीं हो सकता था, या चंडीगढ़ साइड, हिमाचल साइड या जो है जम्मू साइड नहीं जा सकता था। अब आज हमारे यहाँ 70,000 PCUs बोलते हैं, पैसेंजर कार यूनिट में हम चेंज कर देते हैं ट्रक को, तो 70,000 PCUs जो हैं वो डेली के MP से निकलते हैं। मतलब कि जो व्हीकल 70,000 कार आप समझ सकते हो, वो जो दिल्ली के अंदर एंटर होनी थी वो आज दिल्ली के अंदर एंटर होने की बजाय वो एक बाईपास आप कह सकते हो, दिल्ली बाईपास हो गया ये, कि वो बाईपास के तौर पे गुजर के वहाँ चली जाती है। उससे क्या होता है कि एक तो जाम से निजात मिली दिल्ली को, दूसरा पॉल्यूशन कम हुआ है, तीसरा ये हुआ कि जो जाम में अगर व्हीकल फंसेगा तो उनका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कम हुआ। तो इस करके जो ये एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। इसी करके इस एक्सप्रेसवे को बनाया भी गया तो वो NGT की डायरेक्शन पे बनाया गया। NGT ने बहुत फोर्सफुली इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज किया, जिसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट का है वो एक लैंड शेयर भी है इस एक्सप्रेसवे में। 800 करोड़ के करीब दिल्ली गवर्नमेंट इसमें एक लैंड शेयर देगी। सर एक बात ये भी है, आपने जाम का, ट्रैफिक का समस्या बताया आपने, इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी होगा, ट्रैफिक समस्या काफ़ी कंट्रोल होगी, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनका जो टाइम लिमिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप लोगों को किस तरीके के सपोर्ट मिल रहे हैं, और जो पेट्रोलिंग जो करते हैं उनके तरफ से आप लोगों को किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद KMP के ऊपर अगर 5 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाए तो 2-2 किलोमीटर का जाम लग जाता है। उस निजात पाने के लिए पुलिस पूरी हेल्प करती है, ट्रैफिक पुलिस। हमारे पास हमारी अपनी क्रेन है, हमारी अपनी एम्बुलेंस है, हमारी RPVs हैं जो राउंड द क्लॉक जो है पूरा हाईवे को देखती रहती है कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। अगर कहीं दुर्घटना है तो इमीडिएट 1033 हमारा नंबर है, 1033 हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर हमारे पास मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद हम अपनी जो है टीम है वो भेजते हैं, वो इमीडिएट व्हीकल को लास्ट लाइन में कर देते हैं ताकि वो जाम ना लगे। उसमें ट्रैफिक पुलिस की हमें पूरी सपोर्ट मिलती है कि जाम लगने से वो, क्योंकि देखो एक ह्यूमन जो मेंटलिटी है वो ये है कि हर एक कोई सोचता है कि मैं पहले निकल जाऊँ, मैं पहले निकल जाऊँ, तो उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस हेल्प करती है। सर आपने हेल्पलाइन नंबर निकाला है तो कई सारे कंप्लेंट्स भी आते होंगे आपके पास, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कितने टीम आपने गठन किए हैं, कितने लोगों को आपने बैठाया है कि ये नॉर्मल तरीके से इजी वे में सारा काम आपका निकल जाए? ये हेल्पलाइन टीम जो एक्चुअली है वो NHAI की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उनके साथ हमारा टाइप है। उनकी एक पूरी टीम बैठती है 24 आवर्स के लिए, वो हमें मैसेज देते हैं। हमारा जो है सिस्टम क्या है, चैनल सिस्टम है। जो पहली कॉल है वो जैसे फॉर एग्जांपल RPV ड्राइवर के पास जाएगी, अगर RPV ड्राइवर नहीं उठाएगा तो उसके सीनियर के पास जाएगी, अगर उसका सीनियर नहीं उठाएगा तो मेरे JE के पास आएगी, अगर मेरा JE फ़ोन नहीं उठाता है तो फिर नोडल ऑफिसर एज ए नोडल ऑफिसर मेरे पास कॉल आएगी। तो सर आपके पास भी कई सारे कॉल्स आते होंगे, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि रेंडमली कोई किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होता होगा, तो आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट होते हैं? मेरे पास मेरी पूरी टीम का नंबर होता है। अगर बाई चांस मेरे पास कॉल तभी आएगी जब वो नीचे वाले नहीं उठा रहे, तो मैं सबसे पहले मैं अपने जो जूनियर इंजीनियर हैं उनको फ़ोन करता हूँ कि आपने कॉल नहीं उठाया, ये ऐसे इंसिडेंट है,
ये बाई लोकेशन जीपीएस की लोकेशन मंगाते हैं, वो लोकेशन के हिसाब से हम चेनेज नंबर बोलते हैं। जैसे जहाँ से हाईवे शुरू होता है उसको हम चेनेज 0 बोलते हैं, जैसे कुंडली से स्टार्ट होता है तो उसको हम चेनेज 0 बोलते हैं। पलवल पे ख़त्म होता है 135 किलोमीटर का है तो उसको चेनेज 135 बोलते हैं। हमने जो हाईवे लाइटिंग की पोल्स हैं उनके ऊपर नंबर मेंशन कर रखे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप किस पोल नंबर के पास खड़े हो। वो जैसे ही मेरे को पोल नंबर बताएंगे तो मैं नीचे पहले जेई को मैसेज दूंगा। पूरी मेरी जो आरपीवी टीम है, एम्बुलेंस टीम है, उनका मेरे पास नंबर होता है। मैं इमीडिएट उनको मैसेज देता हूँ कि इस लोकेशन पे ये हादसा हो चुका है। वो जो हादसा हुआ है वो बंदा बताता है कि मुझे एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है या आरपीवी की रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से उसी टीम को डिप्लॉय किया जाता है। सर टोल प्लाजा पे टोल पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे जो रहते हैं, जो टिकट काटते हैं, तो कई सारे असामाजिक तत्व लोग भी जो हैं वहाँ पर आ जाते हैं, उन लोगों के साथ में बदसलूकी भी करते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों के इंतज़ाम है, क्योंकि वो लोग भी एम्प्लॉय हैं जैसे सभी लोग एम्प्लॉय हैं, तो उनके साथ ही मारपीट किए जाते हैं, तो किस तरीके का सपोर्ट उन लोगों को आप लोगों की तरफ से मिलता है? उसकी तरफ से जो है ऐसा तो देखो डेली एक आधा हादसा होता है। आदमी को आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए लेकिन वो टोल देना नहीं चाहते, और गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हिदायत है कि टोल लेना है, लेकिन टोल वाले जो मारपीट से डर के मारे वो कई बार टोल देते ही नहीं हैं। जैसे ही ये मेरी नॉलेज में आता है तो मैं उसकी एफआईआर करवाता हूँ। एफआईआर करवा के हमारे पास हमने पीटीजेड कैमरा लगवा रखे हैं टोल पे, एएनपीआर है, वहाँ से उस व्हीकल का नंबर रिकॉग्नाइज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार बेनीवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से एक्सप्रेस वे को इन्हांस किया गया है और लोगों को जो परेशानियां जो हो रही थी ट्रैफिक को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस वे से लोगों की जो परेशानियां हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार चावला जी, कंसल्टिंग मैनेजर KMP से हैं। सर, जिस तरीके से आपने कोंडली मानेसर एक्सप्रेसवे हाईवे का शिलान्यास ये किया है, इनॉग्रेशन किया है, तो कहीं ना कहीं एक बात सामने निकल करके आती है। सबसे पहले तो ट्रैफिक की बात करूं मैं, तो पहले ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं जो थी, अभी जो 135 किलोमीटर का जिस तरीके से आपने बनवाया है, तो क्या लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था इससे काफ़ी कंट्रोल हुई है हरियाणा में? काफ़ी कंट्रोल हुई है इससे, क्योंकि एक दिल्ली को एक बाईपास मिला है, जिस लोगों ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से सीधा जाना है वो यूपी को सीधा निकल जाते हैं यहाँ से। और ट्रैफिक रुकने के लिए जगह हमने भी बनाए हैं साइडवेज, जहाँ ट्रैफिक रुक सकता है। और वे एम्यूनिटी कहते हैं, जहाँ पेट्रोल पंप, 2 पेट्रोल पंप हैं। एक रिलायंस के लिए जगह भी हम दे रहे हैं, जिसमें वो अपना वो पेट्रोल पंप और एक वो खोलेंगे क्या उसका मैकडोनाल्ड का, इसका, जिससे लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो सर, अभी तक में जिस तरीके से 135 किलोमीटर का ये लंबा सफ़र है, तो जैसे लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उनको जो टाइम पीरियड जो है वो कितना कम लगे? क्योंकि जिस तरीके से मथुरा एक्सप्रेसवे है, तो कहीं बिहार जैसे कहीं लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इसमें जो टाइम जो है वो काफ़ी कम लगता है और कहीं बाहर जाने में आसानी होती है। तो क्या टाइम पीरियड इसमें क्या है कहीं बाहर निकलने के लिए? यहाँ कम से कम दिल्ली से जाएं तो जाम में फंस जाए, कुछ कर दें, 2-3 घंटे लगते हैं। यहाँ 1 घंटा कम से कम बचता है जी, किसी भी यात्री का जो भी इधर से घूम के जाता है। और इस पे हमने टोल सिस्टम लागू किया हुआ है, जिसको अभी हमने अपग्रेड किया है। वाहन कंपनी ने इसकी कलेक्शन पहले आती थी 1,35,00,000, अब एवरेज आ रही है 1,57,00,000, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है और लोगों को भी एंट्री फ्री हो गई है। कोई बूम बैरियर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ऑटोमेटिक उठ जाता है, एंट्री फ्री है। आपने जैसा बताया कि जो लोग जो जाते हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक को साइड में कर सकते हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे और क्या कुछ किया गया है वहाँ पे? वहाँ पे हमने तो साइड रोड बनाई है और कुछ लोगों ने वहाँ अपनी दुकानें खोल ली हैं, जिससे उनको फैसिलिटी मिल जाती है कस्टमर को। और वे एम्यूनिटी 2 पेट्रोल पंप किलोमीटर 48 में हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। जिसको पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, उसके लिए फैसिलिटी है। और वहाँ ढाबे भी खुल रहे हैं, मैकडोनाल्ड भी, और फैसिलिटी भी सारी दे रहे हैं।
और उन्होंने देनी है जिनको हमने वो ज़मीन जैसे IOCL को दे दी है, भारत पेट्रोलियम को दे दिया है, रिलायंस को दे दिया है, ये काम उनका है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे देनी है। तो सर आपने जिस तरीके से बताया कि टोल के बारे में आपने बताया, तो कई लोगों के एक रिएक्शन भी आते होंगे आपके पास, क्योंकि ये एक सभी लोग बोलते हैं कि एक धंधा बन चुका है, पैसे लूटने वाली बात है, हम लोगों के जो मेहनत के पैसे हैं वो टोल में चले जाते हैं इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आपके पास भी इस तरीके के रिएक्शन आते होंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ आपका कहना है? ऐसे बहुत आते हैं, डेली कंप्लेंट आ रही है हमारे पास। लोग ये कहते हैं पैसे लूटते हो, ये करते हो, यहाँ आपने वो कर रखा है। लेकिन फिर लोगों को समझाया जाता है भी आपके लिए है, आपके लिए ही बनाई है सड़क, और टोल तो सरकार के खाते में जाना, हम तो ले नहीं रहे, सरकार ले रही है, और आपकी फैसिलिटी के लिए जो चीज़ चाहिए वो हम आपको दे रहे हैं। शिकायतें तो आती हैं, लोग करते हैं, सरकारी चीज़ यूज करना चाहते हैं पर पैसा देना नहीं चाहते, पर ऐसे कम हैं, 5 से 7% ही हैं। सर मैं एक और बात करना चाहूँगा, अगर मैं मटेरियल्स की बात करूँ, जो रोड बनाने में जो मटेरियल्स लगे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अमूमन हल्की सी बारिश होने के बाद वो गड्ढे आ जाते हैं, रोड टूटने लग जाते हैं। तो इसमें किस तरीके के मटेरियल्स लगे हैं, सरिया वगैरह किस तरीके के लगे हैं, इसमें क्या कुछ है? इसमें काम बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ है जी, और 0 से 83 मतलब कुंडली से मनेसर तक उसको काम दिया उसने। ईयर 2033 तक 2033 तक सेल्फ मेंटेन करना है, और अब वो BC और DBM का काम कर रहा है 190 करोड़ में। तो सारा कुछ, अगर ब्रिज भी कोई क्रैक आता, कुछ आता है तो उसी ने ठीक करना है। बाकी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा है इसमें, सारे पूरे कंप्लीट टेस्ट हुए हैं और एज पर स्पेसिफिकेशन हुआ है। टेस्ट भी हुए हैं श्री राम लेबोरेटरी दिल्ली से। तो सर जिस तरीके से आपने बताया कि मटेरियल सब कुछ सही लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, मटेरियल सही लगने के बावजूद भी बारिश होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से सड़कों पे गड्ढे आ जाते हैं, रोड टूटने लग जाते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी होती है, कहीं बाहर निकलने में ट्रैफिक की समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, आप जिस तरीके से आपके पास जो रिपोर्ट्स आते हैं तो आपने उसको ओके कर दिया, लेकिन जो नीचे लेवल के जो लोग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कई लोग होते हैं जो कि धांधली भी करते हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा सर, बारिश पानी और तारकोल का आपस में बहर है, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए रोड के ऊपर। हमने ड्रेन, साइड ड्रेन बनाई है, सेंटर ड्रेन भी बनाई है निकलने के लिए, लेकिन किसी कारण लोग पॉलीथीन फेंकते हैं, कुछ वो कूड़ा करकट आ जाता है पेड़ों से गिर के, और ड्रेन बंद हो जाती है तो पानी खड़ा हो जाता है। जहाँ जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ वहाँ सड़क टूटेगी। इसमें किसी का कोई वो नहीं है कसूर, और सड़क टूटती है फिर हम उसका समाधान करते हैं, पैच वर्क लगवाते हैं ठेकेदार से। तो सर अब आप लोगों का किस तरीके से है, क्योंकि 135 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है ये लगातार इस पे गाड़ियां भी जा रही हैं, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी आई होगी आपके पास, कई सारे कंप्लेंट्स भी आए होंगे। तो अब जो है आगे की आप लोगों की क्या रणनीतियां हैं, प्रक्रिया किस तरीके से होगी, क्योंकि इन्हांस करने के लिए आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक समस्याएँ, साथ ही साथ जो प्रदूषण जो है वो भी कम करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये प्रोसेस से, ये 135 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे से पॉल्यूशन कम होगा? क्योंकि दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो AQI लेवल जो है वो 400 के पार है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। लगातार सरकार पे आरोप लगा रही है कि हरियाणा से जो ट्रकें आती हैं, पराली जो जलती है, उसकी वजह से दिल्ली में परेशानियाँ हो रही हैं। सर पोल्यूशन की तो बात ऐसे है, जैसे बेनीवाल साहब ने बताया 4 लाख पौधे पहले लगाए हैं और 2 लाख अब लगाने जा रहे हैं। बाकी हम कोशिश ये करते हैं कम से कम आग लगे, और पानी का छिड़काव कराते रहते हैं ठेकेदार से टैंकर के द्वारा, ताकि पोल्यूशन डाउन हो। और बाकी तो हम इसमें क्या कर सकते हैं।
शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में राजकुमार चावला जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का जो इनॉग्रेशन जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो समस्या जो थी, बाहर जो लोग जो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि समय आने पे ये जो एक्सप्रेसवे जो है वो कितना कारगर साबित होता है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ के मैनेजर से ही बात किया, प्रदीप जी से ही बात किया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से 135 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे जो बना है, ये काफ़ी हाईटेक लेवल से बना गया है और साथ ही साथ इसमें सुरक्षा के जो इंतज़ाम किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। लगातार जो है यहाँ पर जो हेवी व्हीकल्स जो आते हैं, जो नॉर्मल व्हीकल्स जो आते हैं, उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। अगर मैं डंप की बात करूँ, जिस तरीके से जंपिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं गड्ढे जो हो जाते हैं, उसको भी लेकर के जो मटेरियल्स जो डाले गए हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। समय आने पे ही पता चलेगा कि जिस तरीके से उनके जो दावे जो हैं, लगातार पोल्यूशन को भी लेकर के सरकार जिस तरीके से कहती है कि हरियाणा जो है एक मेन फैक्टर है, हरियाणा की तरफ से जो पराली जो जलती है, वहाँ से जो हेवी व्हीकल्स जो दिल्ली की तरफ जो रवाना होती है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानियाँ जो हैं दिल्ली वासियों को भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हालांकि इसको लेकर के उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पॉल्यूशन को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मामले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो हरियाणा की जो ट्रैफिक पुलिस जो है उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। लोकल पुलिस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर मैं टोल की बात करूँ तो टोल में जो लोग जो रहते हैं, जो वहाँ के जो एम्प्लॉय जो हैं, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है, क्योंकि कई सारे ऐसे असामाजिक व्यक्ति जो हैं वहाँ पर आते हैं, उनके साथ में झड़प भी करते हैं, उनसे मारपीट भी करते हैं कि टोल प्लाजा ना देने की वजह से वो देना नहीं चाहते, लेकिन जो एज अ रूल जो है वो कहीं ना कहीं उनके सामने आता है, वो अपने रूल के हिसाब से वो काम करते हैं। अब समय आने पे ही पता चलेगा कि जो 135 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे जो है ये कितना कारगर साबित होता है, जो इसमें मटेरियल्स जो लगे हैं वो कितना से कारगर साबित होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुद्दा जो बनता है वो बारिश का होता है। बारिश की वजह से कई जगहों पर गड्ढे भी होते हैं, ना केवल गड्ढे होते हैं, उनको परेशानियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। समय आने पर पता चलेगा कि ये जो गड्ढे जो है, ये बारिश जो है, बारिश आने के बाद इन रोड पे जो मटेरियल्स जो लगे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।